चलिए बालक, आज सब कोई टॉपिक लिखिए आप लोग। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। जिसे हाइजेनबर्ग कहना था कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के समान गति करने वाले जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के समान गति करने वाले कण, तो उसके स्थिति का और उसके संवेग का एक साथ सही पता। स्थिति मतलब कि विस्थापन समझ लीजिए, यानी कि दूरी, इसको डेल एस लिखते हैं। संवेग को लिखते हैं डेल पी से। तो इनका कहना था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के स्थिति का और संवेग का एक साथ एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए कि आप संवेग का दम एग्जैक्ट पता लगा लेते हैं तो फिर उसका स्थिति गड़बड़ा जाएगा, और यदि आप स्थिति निकाल लेते हैं तो उसका संवेग। तो दोनों को एक साथ एग्जैक्ट करना, एक साथ मतलब एग्जैक्ट ज्ञात करना बहुत ही क्या होता है। इसीलिए बोला गया अनिश्चितता, मतलब कि निश्चित नहीं है। ये कौन बताए थे? तो हाइजेनबर्ग बताए थे। इसीलिए हम लोग कहते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत किसके बारे में है? तो इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में है कि इलेक्ट्रॉन का स्थिति और संवेग का एक साथ एग्जैक्ट पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वो हर समय अपना पोजीशन बदलते रहता है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल कहीं पर चल रहा है, तो उसी समय में वो कहीं और भी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर है ना, तो उसी समय में किसी और भी स्थान पर एग्जिस्ट होता था। क्या नहीं कि देखे नहीं कि इसे गति कर रहा है, जैसे यहाँ से अचानक गायब हो गया, अब फिर कहीं और नजर आ रहा है वही समय में, फिर देखिए कि वहाँ से गायब हो गया कहीं पर ही। तो एक ही समय में एक से अधिक स्थान पर दिखाई दे रहा था। तो वही कहें कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सही पता लगा पाना असंभव है। तो लिखिए, तो लिखा रहे हैं, लिखिए। 1927 में भौतिक वैज्ञानिक 1927 में भौतिक वैज्ञानिक वार्नर, बोर्ड पर देखिए, वार्नर हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन जैसे गतिशील कणों के गति के संबंध में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिसे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के समान गतिशील कण की सही स्थिति एवं संवेग दोनों एक ही साथ
पता लगा पाना संभव नहीं है। दोनों एक ही साथ पता लगा पाना संभव नहीं है। पता लगा पाना संभव नहीं है। अतः इलेक्ट्रॉन के स्थिति और संवेग के गुणनफल का मान इलेक्ट्रॉन के स्थिति और संवेग के गुणनफल का मान हमेशा h/2 पाई से अधिक होता है। h/2 पाई से अधिक होता है या उसके बराबर हो सकता है, या उसके बराबर हो सकता है। या उसके बराबर हो सकता है। अर्थात देखिए, डेल एक्स बराबर स्थिति को दर्शाता है डेल एक्स इंटू डेल पी का मान जो है या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है किसका, एच बटा। मतलब कि दोनों का जो गुणनफल है ना डेल एक्स इंटू डेल पी का, वो h/2 पाई से या तो बड़ा होगा या तो, लेकिन कभी भी दोनों का गुणनफल एकरा से छोटा, या तो अगर बराबर हो सकता है या तो, लेकिन दोनों का गुणनफल कभी उसके छोटा नहीं हो सकता। तो लिख लीजिए, या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं जिसे संवेग का मान होता है। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एक्स एम, वेग को लिख देते हैं डेल भी, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग है। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है h/2 पाई। डेल है जो बताता है आपका, जैसे कि एवरेज को बताता है, एग्जैक्ट को। जैसे स्थिति हमको एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है तो उसको डेल एक्स लिखेंगे। उसका वेग भी सही पता नहीं चलता है तो उसको क्या लिखते हैं, डेल भी लिखते हैं, ठीक ना। जब एग्जैक्ट पता चल जाता तो केवल एक्स लिखते हैं, एग्जैक्ट पता चल जाता तो केवल दो थोपी मारेंगे। अलग अलग सिंबल का प्रयोग अलग अलग जगह किया जाता है। ये त्रिभुज होगा, ये कह रहे हैं कि डेल है तो सिंबल अलग अलग सिंबल का पोजीशन के अनुसार मीनिंग क्या होता है, चेंज होता है। अब खड़कन करके पूछेगा कि त्रिभुज है तो हम कर रहे हैं कि भाई तुम माफ कर दो, तोरा हम नहीं पढ़ा सकते हैं। बंद करता है कि नहीं करता है? दम बोल रहा है। डायग्राम बना लीजिए ला। हाँ तो पिटबो करेंगे गधा कहीं। क्लास में मोबाइल साइलेंट रखा करो। इलेक्ट्रॉन के पथ को दर्शाया गया है। जैसे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ से घूमता है ना, हर समय उसका हर जगह स्थिति बदलते रहता है ना, इस तरह से। चलिए इसके बाद लिखिएगा डायग्राम के नीचे, इस सिद्धांत के अनुसार कण का स्थान जितना ही निश्चित किया जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार कण का स्थान जितना ही निश्चित किया जाता है, कण मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इस सिद्धांत के अनुसार कण का स्थान जितना ही निश्चित किया जाता है, उसका संवेग उतना ही अनिश्चित हो जाता है। उसका संवेग उतना ही अनिश्चित हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है।
इसी प्रकार कण का संवेग जितना ही निश्चित होता है, इसी प्रकार कण का संवेग जितना ही निश्चित होता है, कण का संवेग जितना ही निश्चित होता है उसका स्थान उतना ही अनिश्चित हो जाता है, उसका स्थान उतना ही अनिश्चित हो जाता है। अनिश्चित हो जाता है कहने का मतलब दम आप एग्जैक्ट ज्ञात कर लिए ओकर स्थिति यानी कि स्थान की क्या पर ही है तो संवेग गड़बड़ा जाएगा, और संवेग ज्ञात कर लिए तो स्थिति गड़बड़ा जाएगा, यानी कि दोनों के एक साथ एग्जैक्ट पता लगाना बड़ी मुश्किल है। चलिए नोट लिखिए। अब लिखिए यदि डेल एक्स का मान कम हो, यदि डेल एक्स का मान कम हो तो दाम गाधे रहेगा सर। डेल एक है लिखा, यदि डेल एक्स का मान कम हो तो डेल पी या डेल भी का मान बढ़ जाता है। यदि डेल एक्स का मान कम हो तो डेल पी या डेल भी का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि डेल पी या डेल भी का मान कम हो तो, इसके विपरीत यदि डेल पी या डेल भी का मान कम हो तो डेल एक्स का मान बढ़ जाता है, डेल एक्स का मान बढ़ जाता है। नोट 2 लिखिए। नोट 2 लिखिए। नोट हाइजेनबर्ग के अनुसार बोर का परमाणु मॉडल जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग के साथ एक निश्चित कक्षा में रहकर एक निश्चित वेग के साथ एक निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है, मान्य नहीं हो सकता है, मान्य नहीं हो सकता है, यानी कि वैलिड नहीं होगा। देखिए जैसे बोर सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि बोर सिद्धांत का कहना था ना कि इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षा वाली एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, तो इसके अनुसार तो एक त्रिज्या मान लीजिए कि हमें मालूम रहेगा तो हम बता ही सकते हैं कि कितना दूरी पर घूम। वेग भी हम लोग बोर सिद्धांत के अनुसार निकलबे किए हैं किसी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के। जब वेग मालूम रहेगा निश्चित दूरी पर घूम रहा है तो स्थिति तो वैसी मालूम हो गया, दूरी मतलब स्थिति। वेग हम लोग कक्षा में निकाल नहीं सकते इलेक्ट्रॉन का, तो संवेग नहीं निकाल सकते हैं। तो बोर सिद्धांत के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन का संवेग भी ज्ञात कर सकते हैं, स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति और संवेग सब ज्ञात है। तो इनके अनुसार बोर का सिद्धांत क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, यानी कि इनवैलिड हो जाता है। मान्य नहीं होगा मतलब अमान्य हो जाता है। तो अब क्या किया कि वैज्ञानिक कहा कि उन्हें बोर सिद्धांत उतना एग्जैक्ट दिए थे, आई ने आके गड़बड़ा दिए काम। अब एगो ऐसा सिद्धांत देना पड़ेगा कि जो दोनों प्रकार हो लागू, ठीक ना। तो अब आया परमाणु का आधुनिक प्रारूप।
परमाणु का आधुनिक यानी कि आधुनिक मॉडल, मॉडर्न मॉडल। तो लिखिए टॉपिक था परमाणु का तरंग यांत्रिक प्रारूप। परमाणु का तरंग यांत्रिक प्रारूप, तरंग यांत्रिक प्रारूप लिखिए देकर उसमें डी ब्रोगली के इलेक्ट्रॉन के द्विक आचरण के सिद्धांत, डी ब्रोगली के इलेक्ट्रॉन के द्विक आचरण यानी कि डुअल बिहेवियर, द्विक आचरण के सिद्धांत और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत, और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण परमाणु के संरचना से संबंधित बोर के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार करना कठिन हो गया। पूर्णतः स्वीकार करना कठिन हो गया। उसके बाद वैज्ञानिक परमाणु के ऐसे मॉडल को प्रस्तुत करने में लग गया। उसके बाद वैज्ञानिक परमाणु के ऐसे मॉडल को प्रस्तुत करने में लग गया जो डी ब्रोगली के सिद्धांत और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को समायोजित कर सके और अंततः तरंग यांत्रिकी या क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से परमाणु का एक आधुनिक मॉडल प्रस्तुत किया गया। परमाणु का एक आधुनिक मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल कहते हैं। देखो जैसे कि हुआ का इस बोर जो है उतना एग्जैक्ट दम व्याख्या किए थे परमाणु के कक्षा की त्रिज्या भी निकाल दिए थे, किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग भी निकाल दिए थे, ऊर्जा भी निकाल दिए थे,
बोर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन एक ठोस कण होता है, पदार्थ का कण होता है, लेकिन हाई या डी ब्रोगली आए तो कहे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो तरंग के जैसा व्यवहार करता है या स्थिर रहता है। सही पे वो गड़बड़ा दिया के बोर सिद्धांत के। एगो ये हाइजेनबर्ग कहे कि इलेक्ट्रॉन के हम लोग एक साथ सही स्थिति और सही संवेग ज्ञात है, और जबकि बोर जो है कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के दूरी निकालने के सूत्र बताए थे ना, और सबके दूरी भी निकाल दे रहे थे कि जितना दूरी पर घूमता है वही कक्षा की त्रिज्या होता है, तो वो तो ज्ञात कर लेते हैं। ये आए तो कहे कि नहीं, स्थिति या संवेग एक साथ ज्ञात है, यहो ज्ञात कर दिए, गड़बड़ा दिए। तब मतलब वैज्ञानिक ऐसा मॉडल खोज में लग गया ना कि दोनों के सिद्धांत को क्या कर सके, हम लोग कंबाइन कर सके, समायोजित। तो वही आपका नया सिद्धांत आया कौन? हाँ, परमाणु का तरंग यांत्रिकी प्रारूप, यानी कि तरंग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल मॉडल आया। तो ये लोग आए ना, ये लोग बताए जैसे कि उप कक्षा के परिभाषा आए तो कहे कि उप कक्षा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कहा गया कैसे, तो बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा। बोर तो कह के गए थे कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, ये लोग आए तो कहे कि इलेक्ट्रॉन के सही स्थिति का पता, ताकि इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, तो कहा से कि जहाँ पर है ना उसका नाम उप कक्षा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है उसका नाम। जैसे मान लो कि कोचिंग में आया पढ़ है, ठीक, तो कोचिंग में 3-4 क्लास है, तो कहाँ पढ़ी, तो कहेगा सर कोचिंग में कहाँ पर पढ़ता है, तो कहे क्लास में, तो क्लास में कहाँ, दीवार पर है कि सेलिंग में चिपका रहता है, तो कहेगा कि नहीं बेंच पर। इसलिए कोई गार्जियन आते हैं तो सबसे पहले कोचिंग में घुसते हैं, यानी कि परमाणु में घुसते हैं। परमाणु में आए, कोचिंग में नहीं, परमाणु क्लास में आए यानी कि कक्षा में प्रवेश किए, और कक्षा में आके कहाँ खोजते हैं, उनका मालूम है एकदम 99.9% चांस है कि हमारे बाल बच्चा क्लास में बेंचे पर बैठल, तो यही हो गया उप कक्षा। तो वही बताएं कि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है नाभिक के चारों ओर, लेकिन कहाँ पर ही पाया जाता है, तो कहें कि उप कक्षा। 99.9% चांस है कि इलेक्ट्रॉन दम उप कक्षा में ही होगा, ठीक ना। एक आध जैसे कैसे आता है, तो कोई बेंचे पर खोजता है कि कहना है ऐसे, 1-8% चांस है कि मान लो कि पानी पिए गई होगा, चाहे कुछ खाए गई होगा, ठीक ना। लेकिन 99.9% चांस है कहाँ मिलेगा। तो ये लोग आए तो उप कक्षा की अवधारणा दिए कि उसी को ऑर्बिटल बोला जाता है, ठीक ना। तो अगला टॉपिक आपको लिखना है उप कक्षा। जिसको लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। कभी कभी देखिएगा इसे भी लिखा रहता है, चलिए लिखिए परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर, परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक ब्रैकेट में लिखिएगा 99.9%, 99.9% ब्रैकेट बंद होती है, उसे उप कक्षा कहते हैं। उसे उप कक्षा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। उप कक्षा मुख्यतः 4 होती है। उप कक्षा मुख्यतः 4 होती है, जिसे S,
पी डी एवं एफ से सूचित करते हैं। एस पी डी एवं एफ से सूचित करते हैं। एक वाव इसका परिभाषा लिखिएगा दूसरे शब्दों में उपकक्षा के। लिखिए नाभिक के चारों ओर 3D में, 3D मतलब त्रिविम में, ठीक ना बालक है। आप त्रिविम को ही क्या बोलते हैं? नाभिक के चारों ओर 3D में एक विशेष ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, जिस क्षेत्र में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जिस क्षेत्र में सबसे अधिक ब्रैकेट में 99.9% ब्रैकेट बंद होती है, सबसे अधिक ब्रैकेट में 99.9% ब्रैकेट बंद होती है, उसे उपकक्षा कहते हैं। ठीक ना। देखो जैसे उपकक्षा का समझ लीजिए इसे, जैसे मान लीजिए ना कि आप जैसे कहाँ पर कोई पूछेगा कि कहाँ पर पढ़ते हैं, तो कोचिंग में, तो कोचिंग में कहाँ, तो क्लास में, तो क्लास में कहाँ, बेंच पर, ठीक ना। तो वैसे जैसे परमाणु, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के अंदर में होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? परमाणु में। तो परमाणु में कहाँ? तो कक्षा में। तो कक्षा में कहाँ? ठीक ना। तो चलो आज बेंच की परिभाषा बताते हैं तुम लोग, ठीक ना। कोचिंग के अंदर क्लास में, कोचिंग के अंदर क्लास में, कक्षा में, वह स्थान जहाँ पर छात्र के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उस स्थान को बेंच कहते हैं। बैठ गया ना। एक और तो अलग परिभाषा। तो देखो जैसे कहा गया ना, सुनो, जैसे कि बोर्ड बताए थे ना कि कक्षा जो है वृत्ताकार पथ होता है, कक्षा वृत्ताकार पथ होता है। अब वृत्ताकार पथ को हम लोग आराम से किसी समतल सतह पर बना सकते हैं, इस तरह से दर्शा सकते हैं कि नहीं। लेकिन ई आए ने तो कहे ना कि कक्षा जो है उपकक्षा जो है 3 डायमेंशनल होता है, ये 2 डायमेंशनल, इसीलिए हम लोग उपकक्षा के डायग्राम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उपकक्षा जो क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है। तब दोनों में जैसे हम लोग के अंतर लिखना है, कक्षा और उपकक्षा में, तो टॉपिक लिखिए था कक्षा और उपकक्षा में अंतर, कक्षा और उपकक्षा में अंतर। एक तरफ लिखिएगा कक्षा, दूसरा तरफ लिखिएगा उपकक्षा। लिखिए कक्षा में, कक्षा एक वृत्तीय पथ है, कक्षा एक वृत्तीय पथ है, कक्षा एक वृत्तीय पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और वह वृत्तीय पथ अच्छी तरह से परिभाषित है, और वह वृत्तीय पथ अच्छी तरह से परिभाषित है। अच्छी तरह से परिभाषित है। उधर लिखिएगा उपकक्षा नाभिक के चारों ओर
उपकक्षा नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र है, स्थित वह क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। चलिए अब कक्षा में लिखिए। कक्षा का अर्थ यह है, कक्षा का अर्थ है लिखिएगा, यह नहीं। कक्षा का अर्थ है कि, कक्षा का अर्थ है कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग, तथा संवेग निश्चितता से ज्ञात की जा सकती है। कक्षा का अर्थ है कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग निश्चितता से ज्ञात की जा सकती है। ठीक ना। कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्ञात कर लेते थे कि नहीं, कक्षा की त्रिज्या, और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के मालूम है ये है, और वेग भी निकाल लेते थे बोर के सिद्धांत में। तो वेग मालूम हो गया और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के मालूम है ये, तो संवेग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उप कक्षा में स्थिति या संवेग सही से ज्ञात है। तो दूसरा लिखिए, उप कक्षा इलेक्ट्रॉन के स्थिति को पूर्ण रूप से निरूपित नहीं करता है। उप कक्षा इलेक्ट्रॉन के स्थिति को पूर्ण रूप से निरूपित नहीं करता है, पूर्ण रूप से निरूपित नहीं करता है। नहीं करता है। तीसरा लिखिए कक्षा में। कक्षा यह बताता है कि, कक्षा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर समतल में घूमता है। कक्षा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर समतल में घूमता है, नाभिक के चारों ओर समतल में घूमता है, समतल में घूमता है। और उधर लिखिए, उप कक्षा यह प्रदर्शित करता है, उप कक्षा यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर 3D में गति करता है, 3D में गति करता है। गति करता है। ठीक, अलग अलग सिद्धांत दे के ये लोग तो गड़बड़ा दे रहे हैं। सब इलेक्ट्रॉन के बारे में गड़बड़ा दे रहा है ना, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कहा है तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। एकरा मतलब है कि जो स्थिर आता है ओकरा बारे में कोई कुछ, जो इन्हें उथल पुथल मचाता है ओकरे बारे आदमी कहता सुनता है। कि इतना देरी से पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के एक बार कहा गया कि फलना फलना जगह है या चिलना चिलना जगह है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आप पूरा चर्चा इलेक्ट्रॉने पे हो रहा है। इसे एक बात समझ सब, स्थिर रहेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, खलबली में जाएगा तो आदमी कुछ तो ऊर्जा भी ज्ञात कर लेगा सर, वेग भी ज्ञात कर लेगा सर,
अब तो कक्षा छीन लेगा सब। चलो अब लिखो क्वांटम संख्या। हाँ, क्वांटम नंबर। अब देखिए हुआ क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना जानकारी सब गड़बड़ा रहा है, तो क्या किया से कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त एक संख्या का कल्पना किया गया और कहा गया कि इस संख्या है क्वांटम संख्या। यदि चारों संख्या का आपको मालूम हो तो चारों संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, ओकर ऊर्जा का होगा, ओकरा में कौन कौन सा गुण होगा। तो क्वांटम संख्या का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जो हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण जानकारी देता है, एक ऐसी संख्या जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त, तो वही संख्या के नाम रखा गया क्वांटम। क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण जानकारी देगा हम लोग के। तो सबसे पहले क्वांटम संख्या के डिफिनेशन लिखिए। एक ऐसी संख्या जिसके द्वारा, एक ऐसी संख्या जिसके द्वारा, देखो हमने समझा रहे हैं, हाउ के दवा चोंच में चोंच लगैले होगा से। एक ऐसी संख्या जिसके द्वारा हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक ऐसी संख्या जिसके द्वारा हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होता है, पूर्ण जानकारी प्राप्त होता है, पूर्ण जानकारी प्राप्त होता है। उन्हीं संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं, उन्हीं संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण जानकारी देता है, लेकिन कैसन कैसन जानकारी देता है इसको हम कुछ का है, तो इसका दूसरा परिभाषा लिखिए, उसमें पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि कैसन कैसन जानकारी देगा। चलिए दूसरे शब्दों में लिखिए, परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कोमा उसके संभावित बंटन, उसके संभावित बंटन मतलब कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये भी जानकारी देगा। उसके संभावित बंटन, संभावित बंटन मतलब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, कोमा चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण और उसके चक्रण की दिशा, और उसके चक्रण की दिशा बताने के लिए, और उसके चक्रण की दिशा बताने के लिए प्रयोग की गई संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। बताने के लिए प्रयोग की गई संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसी संख्या जो हमको इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के बारे में बताएगा, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में बताएगा, और साथ ही उसके चुंबकीय गुण को भी बताएगा इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा भी बताएगा कि किस तरह से घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा, ठीक ना। क्या बालक, बंटन मतलब वितरण होता है कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में ही बताएगा।
अब टॉपिक लिखिए कि क्वांटम संख्याओं का प्रकार। क्वांटम संख्याओं का प्रकार। क्वांटम संख्याओं का प्रकार। पहला नंबर लिखिए प्रधान या मुख्य क्वांटम संख्या। जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा द्विगांशी क्वांटम संख्या। द्विगांशी क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। और तीसरा लिखिएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा आपका होगा चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। चारों नोट कर लीजिए। रोको तनी, रोको दादी। पहला नंबर लिखिए मुख्य क्वांटम संख्या। लिखिए देखकर मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से निरूपित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को छोटका n से सूचित करते हैं। यह क्वांटम संख्या निम्नलिखित बातों को व्यक्त करता है। यह क्वांटम संख्या निम्नलिखित बातों को व्यक्त करता है। निम्नलिखित बातों को व्यक्त करता है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम छोटका n से लिखते हैं। आइए आपको कौची बताता है, तो लिखिए नंबर 1। देखिए पहला बार कौची बताता है। नंबर 1 लिखिए इसमें, यह कक्षा के संख्या को बताता है। यह कक्षा के संख्या को बताता है। यह कक्षा की संख्या को बताता है तथा n का मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। तथा n का मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। 1 से लेकर अनंत तक होता है। जैसे देखिए आपको जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे थे ना, तो इलेक्ट्रॉन को हम लौटते हुए दर्शाए थे, तो कहाँ से दर्शाए थे? अनंत ना। तो ये तो हाँ 1 से लेकर अनंत तक होता है। जैसे में लिखिए, जैसे प्रथम कक्षा के लिए n बराबर 1,
फिर आपको बताता है, लिख दीजिएगा एरो देखे कि के सेल माने के कक्षा, प्रथम कक्षा के लिए n बराबर 1, एरो देखे के सेल। दूसरा नंबर लिखिए द्वितीय कक्षा के लिए, द्वितीय कक्षा के लिए n बराबर 2, एरो देखे एल सेल, क्योंकि बताया थे कक्षा को सेल भी कहा जाता है। लेकिन तृतीय कक्षा के लिए, तृतीय कक्षा के लिए n बराबर 3, n बराबर 3 डैश देकर m सेल। चतुर्थ कक्षा के लिए n बराबर 4, n बराबर 4, एरो देखिए n सेल, हाँ बड़का n। इस पंचम कक्षा के लिए n बराबर 5, पंचम कक्षा के लिए n बराबर 5, एरो देखिए ओ सेल। और लिखिएगा लास्ट वाला अनंत कक्षा के लिए n बराबर अनंत, अनंत कक्षा के लिए n बराबर अनंत, और सेल कौन होगा मालूम है नहीं है कौन होगा अनंत पर। तो पहला बात कि क्वांटम संख्या हमको कक्षाओं की संख्या के बता दिया। क्वांटम संख्या अब देखिए दूसरा जानकारी क्या देता है, तो दूसरा नंबर लिखिए इसका जानकारी, यह नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी बताता है। क्वांटम संख्या में लिखना है दूसरा नंबर, यह नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी बताता है, यह नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी बताता है, इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी बताता है, अर्थात किसी कक्षा की त्रिज्या बताता है, अर्थात किसी कक्षा की त्रिज्या बताता है, किसी कक्षा की त्रिज्या बताता है। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, Rn बराबर 0.529 गुना 10 के पावर -8 गुना n स्क्वायर बटा में जेड, नहीं जेड होता है कक्षा त्रिज्या में। Rn बराबर 0.529 गुना 10 के पावर -8 गुना में n स्क्वायर बटा में जेड, हाँ सेंटीमीटर में होता है। तीसरा नंबर लिखिए, हाँ मात्रक वाला लिख दीजिए, सेंटीमीटर में होता है। तीसरा नंबर लिखिए, यह है किसी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताता है, यह किसी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताता है, यह किसी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताता है। En बराबर -21.8 गुना 10 के पावर -19 गुना जेड स्क्वायर बटा में n स्क्वायर, जूल प्रति एटम, नहीं जी जूल प्रति एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम बदलिएगा तो 13.6 हो जाता है नहीं, हाँ जूल प्रति एटम लिख लिए। किसी कक्षा में घूमने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताता है। अब फॉर्मूला En बराबर -21.8 गुना 10 के पावर, हो गया ना। चलिए आप खड़ा होइए, बताइए, जैसे इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर घूमता है कक्षा में, तो उसका ऊर्जा ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है? इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता है ना, तो उसका ऊर्जा ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है? धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? ऋणात्मक। किस कारण से नहीं मालूम है? किस कारण से आकाश बोलो? आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल कारण हमेशा ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। बैठिए, चलिए आज के लिए इतना ही। अब